हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग लगभग चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। कुछ टॉपिक बचा हुआ है जिसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर जाएंगे। अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जा करके कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं, यानी जो टॉपिक बचा हुआ है उसको इस क्लास में डिस्कस करते हैं। जो टॉपिक बचा है उसमें पहला है संसाधन नियोजन, यानी इस क्लास में हम संसाधन नियोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन को इंग्लिश में कहा जाता है रिसोर्स प्लानिंग, यानी संसाधन नियोजन प्लानिंग मतलब हुआ किसी भी चीज को सोच समझ करके उपयोग करते हैं। कोई भी काम हो उसको सोच समझ करके करते हैं तो उसको कहा जाता है प्लानिंग करना, यानी पहले से उस काम के बारे में सोच लेते हैं, उसके बाद उस काम को करते हैं तो उसको कहा जाता है प्लानिंग करना। यानी पहले से हम बैठ करके उसके बारे में सोच लिए कि ये हमें काम करना है, उसके बाद हम लोग उस काम को करते हैं तो उसको प्लानिंग कहा जाता है। यहाँ है संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पर आता है कि संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधनों को अगर सोच समझ करके उपयोग करते हैं, योजना बना करके उपयोग करते हैं तो उसको कहा जाता है संसाधन नियोजन, यानी प्लानिंग के साथ अगर करते हैं तो उसको संसाधन नियोजन कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से अर्थात सोच समझ करके उसका उपयोग करना, यानी संसाधनों को जब हम सोच समझ करके उपयोग करेंगे तो उसको हम कहेंगे संसाधन नियोजन। अब संसाधन नियोजन जरूरी क्यों है। तो संसाधन नियोजन किसी भी देश को विकास करने के लिए जरूरी है। कोई सा भी देश हो उसको अगर विकास करना है तो संसाधन नियोजन जरूरी होता है। भारत जैसे देशों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरह प्यासे को पानी जरूरी है, उसी तरह भारत को विकास करने के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां संसाधनों में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। उसके साथ साथ सघन जनसंख्या है। यहाँ कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधनों की प्रचुरता है, और कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधनों के मामले में वो राज्य निर्धन है। कई ऐसे राज्य हैं जहां एक ही प्रकार के संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और अन्य संसाधनों की कमी है। जैसे हम लोग ले लेते हैं झारखंड, तो झारखंड में कोयले की बहुत ज्यादा मात्रा है, लेकिन वहां अन्य संसाधनों की कमी है। राजस्थान लेते हैं तो राजस्थान में सौर ऊर्जा ले लेते हैं, पवन ऊर्जा, ऐसे संसाधन बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन वहां जल संसाधनों की कमी है। तो इस कमी को पूर्ति करने के लिए हमें संसाधन नियोजन करना होगा। अगर संसाधन नियोजन नहीं करेंगे तो हम लोग विकास के चरम सीमा पर नहीं पहुंच सकते। यानी हम अपने देश का विकास करना चाह रहे हैं तो उसके लिए संसाधन नियोजन करना होगा, क्योंकि संसाधन नियोजन करने से हम थोड़े से संसाधन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास कम संसाधन है लेकिन हम उसको नियोजन करके प्लानिंग के साथ कर रहे हैं कि कहां पर जरूरत है, कहां पर जरूरत नहीं है, किस राज्य में कितने संसाधनों की कमी है, किस राज्य में कितने संसाधन अधिक है, उसको दूसरे राज्य में कैसे पहुंचाए, इसको प्लानिंग के साथ अगर करेंगे तो हम विकास के चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। अन्यथा हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। फिर मेरा हाल वही होगा जो कोरोना काल में हुआ था, अगर हम संसाधन नियोजन नहीं करेंगे। तो संसाधन नियोजन करने का बहुत सारे तरीका होता है कि हम किस तरीका से करें कि संसाधन नियोजन हो जाए। संसाधन नियोजन करने का बहुत सारे तरीका है, उसको हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह हम संसाधन नियोजन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग संसाधन नियोजन को देखते हैं कि किस तरह करें संसाधन नियोजन कि हमारा देश विकास करे। तो चलिए हम लोग संसाधन नियोजन की विधि को देखते हैं कि संसाधन नियोजन को किस तरीका से कर सकते हैं ताकि हमारा देश विकास करे। तो संसाधन नियोजन करने के विधि में पहला आता है संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। यानी सबसे पहले हम लोग करेंगे कि किस राज्य में कौन सी संसाधन की अधिकता है और कौन सी संसाधन की कमी है, उस राज्य में पहचान करेंगे। यानी पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करेंगे। यानी संसाधनों की पहचान कराने के लिए पहला है कि सर्वेक्षण करेंगे, और सर्वेक्षण करने के बाद हम लोग करेंगे सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करना। यानी जब हम सर्वेक्षण कर लेंगे
कि इस राज्य में इतना संसाधन है, इस राज्य में इस इतना संसाधन की कमी है, तब हम लोग क्या करेंगे कि एक मानचित्र तैयार करेंगे। ऐसा मानचित्र जिसमें हम लोग दर्शाएंगे कि यहाँ पर इस राज्य के इस जिले में इतने संसाधनों की कमी है और इतने संसाधनों की अधिकता है, ताकि हम लोग उस कमी को पूर्ति करें और जहां अधिक है वहां से लेकर के दूसरे राज्य में पहुंचा सके। तो पहले करेंगे हम लोग संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण, दूसरा करेंगे सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार करेंगे। जब मानचित्र तैयार हो जाएगा तब हम लोग संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता, यहां पर है एक मात्रा और गुणवत्ता। मात्रा मतलब हुआ कि पता करेंगे कि कौन सी संसाधन कितना मात्रा में है, यानी मात्रा मतलब वो कितना मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, कितना है, उसको जानेंगे। उसके बाद गुणवत्ता, गुणवत्ता मतलब किस क्वालिटी का है, यानी वो बहुत ही अच्छा है यानी या खराब है, उसको पहचान करेंगे, यानी क्वालिटी को देखेंगे किस क्वालिटी का इस राज्य में संसाधन है। ठीक है, तो तीसरा नंबर पे करेंगे संसाधनों की मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण करेंगे। चौथा है विकास की, अब जब इतना चीज कर लेंगे तब हम विकास की योजना बनाएंगे। विकास की योजना बनाने का तात्पर्य है कि किस राज्य में संसाधनों की कमी है वहां किस तरह पहुंचाया जा सके, उसकी योजना बनाएंगे। और हमारा देश जितना संसाधन है उतना में ही विकास कैसे करे उसके लिए योजना बनाएंगे, यानी विकास की योजना को चरणबद्ध तरीके से तैयार करेंगे कि इस तरीका से इतना संसाधन यहां पर भेजेंगे तो ये राज्य विकास करेगा, यहां पर इतना कम करेंगे तो ये राज्य विकास करेगा। उसको करें, विकास की योजना बना करके उसको चरणबद्ध तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा है राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। क्या होता है? तालमेल। यानी यहां पर है राष्ट्रीय विकास, यानी कोई भी चीज राष्ट्र में अगर किसी चीज का विकास हो रहा है और संसाधन का विकास हो रहा है, दोनों को तालमेल करेंगे। अगर हम राष्ट्र को विकास करना चाह रहे हैं तो हमें संसाधन को विकास करना होगा, और संसाधन को विकास करेंगे तभी राष्ट्र का विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं होगा। तो ये तरीका है संसाधनों को नियोजन करने का, यानी प्लानिंग के साथ उपयोग करने का। इसके और भी आता है, लेकिन हम इतना याद रखेंगे कि सबसे पहले हम लोग संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करा लेंगे। दूसरा करेंगे सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार कर लेंगे। मानचित्र तैयार करने के बाद मात्रा एवं गुणवत्ता को निर्धारण कर लेंगे। उसके बाद विकास की योजना को चरणबद्ध तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना और राष्ट्रीय विकास संसाधन विकास के मध्य समन्वय यानी तालमेल स्थापित करेंगे, तब हम इसको संसाधन को नियोजन कर सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि हमारा देश प्रथम पंचवर्षीय योजना होता है पंचवर्षीय योजना कहने का तात्पर्य है कि सरकार, हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद हमारे देश में 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ, तब हमारा देश में ऐसा रूल बनाया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक ऐसा योजना बनाएंगे जिसमें हम बड़े बड़े काम को एक लिस्ट में एक योजना के तहत रखेंगे, और इस 5 साल में हम इस योजना के अंतर्गत उस काम पर बल देंगे। उसमें खुशी की बात यह है कि उसमें सबसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसमें ही इसको रखा गया कि इस पर हम बल देंगे ताकि हमारा देश विकास करे। यानी हमारा देश प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधन नियोजन में लगा है ताकि हमारा देश विकास करे। इसके बाद जो है टॉपिक जिसका नाम है संसाधन संरक्षण, उसको भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए संसाधन संरक्षण को शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित करना। अगर हम किसी चीज को बर्बाद होने से बचाते हैं, किसी चीज को खराब होने से बचाते हैं, किसी चीज को दुरुपयोग होने से बचाते हैं, तो उसको कहा जाता है संरक्षण। अब संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? तो संसाधनों को जब हम दुरुपयोग से बचाते हैं, संसाधनों को खराब होने से बचाते हैं, संसाधनों को बर्बाद होने से बचाते हैं, तो उसको कहा जाता है संसाधन संरक्षण। अब संसाधन संरक्षण का परिभाषा कैसे देंगे? तो संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना
संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी अगर हम संसाधनों को बर्बाद होने से बचा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे संसाधन संरक्षण। अब संसाधन संरक्षण करेंगे क्यों? तो संसाधन संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम संसाधनों को दुरुपयोग करेंगे, यानी हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन है तो हम बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे, तो इससे हमारा पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारा पर्यावरण के नुकसान के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी, तरह तरह की बीमारियां फैलेगी, गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उसके बाद बहुत सारी बीमारियां आएगी। उससे बचने के लिए हमें संसाधन को संरक्षण करना चाहिए। संसाधन संरक्षण एक ही देश नहीं करता है, संसाधन संरक्षण को करने के लिए पूरी दुनिया को एक होना होगा। इसके लिए बहुत सारे सम्मेलन होता है, बहुत सारे भूगोलविदों ने प्रयास किया, बहुत सारे दार्शनिकों ने प्रयास किया कि किसी तरह संसाधन संरक्षण हो। बहुत सारे महान महान भूगोलविद थे जिन्होंने संसाधन को संरक्षण करने के लिए प्रयास किए, आंदोलन किए, प्रचार किए। तो संसाधन संरक्षण को सुरक्षित यानी संसाधन संरक्षण करने के लिए बहुत सारे सम्मेलन हुआ। उसमें हमारी किताब में बहुत ही प्रमुख सम्मेलन दिया हुआ है जिसमें है पृथ्वी सम्मेलन, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तीनों पृथ्वी सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा निकलता है। तो हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन कब होता है, कहां होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन है जिसका नाम है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। पहले होता है तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। यह सम्मेलन होता है 1992 में। कब होता है? तो 1992 में। और यह सम्मेलन होता है पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए, पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, यानी हमारा जो वायुमंडल है उसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए। इसमें एक देश न भाग लेकर के बहुत सारे देशों ने भाग लिया था। ये एक देश में बैठक हुआ जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील का एक शहर था जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो ब्राजील का एक शहर है। वहां एक बैठक होता है जिसको रखा पृथ्वी सम्मेलन। इसमें एक देश भाग लेकर के बहुत सारे देशों ने भाग लिया था और उसमें 21 काम को रखा कि ये काम करना है हमें। तो कौन सा देश है? तो ब्राजील। ठीक है, ब्राजील में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है और उसमें 21 काम को रखा जाता है। और उस 21 काम को जो रखता है उसका नाम रखता है एजेंडा 21, यानी एजेंडा 21 के तहत 21 काम को रखा। एजेंडा 21, एजेंडा 21 के तहत 21 कामों को रखा कि हम आने वाले 5 साल में 21 काम करेंगे ताकि हमारा वायुमंडल सुरक्षित रहे, हमारा वायुमंडल प्रदूषित होने से बचे। ये जब हो जाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद 5 साल बाद एक और सम्मेलन होता है। अब वो सम्मेलन इसलिए होता है ताकि ये जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ है उसमें कितना फायदा हुआ, उससे कितना फायदा हुआ, उससे कितना नुकसान हुआ, उसको मूल्यांकन करने के लिए, यानी हम इतना धन दौलत खर्चा किए तो उससे हमें क्या मुनाफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसको देखने के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। इसके जस्ट 5 साल बाद कौन सा सम्मेलन? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। इसके जस्ट 5 साल बाद यानी 1997 में 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है और वो होता है न्यूयॉर्क में। कहां होता है? न्यूयॉर्क में होता है। कहां होता है? तो न्यूयॉर्क में। ये इसलिए होता है कि देखा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो हम इतना आदमी को बुलाए, इतना काम किए, इतना मेहनत किए, उसका क्या फल मिला, यानी उसका नतीजा क्या निकला, उसका प्रतिफल क्या निकला, उसको देखने के लिए, यानी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ उसके मूल्यांकन के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन होता है 1997 में। इसके जस्ट 5 साल बाद वो होता है न्यूयॉर्क में। हमेशा तो एक जगह नहीं होगा क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए किया गया, तो हमेशा अलग अलग जगह बदल कर करेंगे
ताकि सहूलत हो। तो दूसरा होता है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में जो होता है ये 5 साल बाद होता है, इसलिए इसका नाम रख देता है +5 सम्मेलन। +5 सम्मेलन, यानी 5 साल बाद हुआ तो इसको नाम रख दिए +5 सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का मूल्यांकन के लिए जब ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बैठक होता है तो पता चलता है कि हमने जितना भी मेहनत किया था पहला पृथ्वी सम्मेलन में, उससे कहीं ज्यादा फायदा हुआ है। तो सोचा कि अब फिर से पृथ्वी सम्मेलन करेंगे और बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे और बहुत सारे काम को रखेंगे ताकि हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे, हमारा पृथ्वी सुरक्षित रहे, हमारा वायुमंडल सुरक्षित रहे। उसके लिए 5 साल बाद फिर पृथ्वी सम्मेलन होता है, पृथ्वी को बचाने के लिए फिर पृथ्वी सम्मेलन होता है, जिसको रखा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन होता है। अब 5 साल बाद तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो 2002, यानी 5 साल बाद फिर होता है 2002 में। अब सोचता है कि पहले से और ज्यादा मेहनत करेंगे और काम को लाएंगे, तब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारा पृथ्वी सुरक्षित रहेगा। इसका नतीजा जस्ट अपोजिट निकलता है। वो क्या निकलता है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होता, इसमें इतना काम आ जाता है, इतना लोग आ जाते हैं कि इससे कोई नतीजा ही नहीं निकलता है। यह होता है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में। कहां होता है? जोहान्सबर्ग में। और इसमें लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कितना? तो 2000 अलग अलग देशों के 2000 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इसमें 2000 जब प्रतिनिधि भाग लेते हैं तो ये अपने अपने काम को लाते हैं कि हमारा ये काम है, हमारे राज्य में, हमारे देश में ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इससे लोग परेशान हैं। टोटल काम जो हो जाता है 150 हो जाता है। कितना हो जाता है? 150 काम। अब 150 काम को 5 साल में करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। 5 साल में जैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मामले में अगर 150 काम को अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पहले 21 काम था तो पूरा हो गया, किसी तरह 5 साल में पूरा हो गया और अच्छा नतीजा निकला। जब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को देख करके कि इतना फायदा हुआ, 150 काम को ला करके रख देता है। सारे दुनिया के अलग अलग देश 150 काम को ला करके रख देता है। और जब ये 150 काम को रखता है तो इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, बल्कि इससे नुकसान ही होता है। इतने लोगों ने भाग भी लिया लेकिन इसका कोई नतीजा ना निकला। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो कम आदमी हो तो बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। वही हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। 2000 लोग आ गए लेकिन कुछ काम नहीं निकला, इसका कोई नतीजा ही नहीं निकला। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का नतीजा निकला, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में मूल्यांकन से पता चल गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बहुत अच्छा रहा, लेकिन तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो ये रहा पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने से संबंधित, संसाधनों को संरक्षण रखने से संबंधित। अब हमारे हम इस चैप्टर के अंदर जितना भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो किताब का क्वेश्चन हो या किताब से अलग क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।